बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाश होती। ख़वातीन और हज़रात, यकीनन इस वक्त इलेक्शन और जल्द से जुलूस बयानात नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। एट द सेम टाइम आज की सबसे बड़ी खबर हम सब जानते हैं, साइफर केस का फैसला आ गया। खुद इमरान खान साहब की फैमिली कहती हैं, उनकी बहन, कि उनको ये तवक्को थी कि सजाए मौत होगी, लेकिन 10 साल कैद की सजा सुनाई गई इमरान खान को भी, शाह महमूद कुरैशी को भी। यकीनन जो आज केस था वो गुज़िश्ता रात से ही सुना जा रहा था। अडियाला जेल में खुसूसी सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज अबुल हसनात सुन रहे थे। उन्होंने 25 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गुज़िश्ता रात को, और आज ये फैसला सुनाया गया और इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये की जा रही थी कि पीटीआई की तरफ से बड़ा शोर मचाया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ है। यकीनन ये भी सोचने की जरूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम बानी पीटीआई के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने ये कहा कि साइफर मेरे ऑफिस में था, जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है, बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जिस मिलिट्री सेक्रेटरी से उन्होंने इंक्वायरी करवाई, उस इंक्वायरी का कोई रिजल्ट नहीं निकला, साइफर कहीं से नहीं मिला, मेरे ऑफिस से गायब हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर उनके खिलाफ लॉबिंग की। यकीनन अब यह भी कहा गया है पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले रोज यानी कल अपील दायर करेंगे इस फैसले के खिलाफ। लेट्स सी अदालती कार्रवाई में क्या होता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। यकीनन आज की बहुत बड़ी खबर है, जो तफसीलन आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी, इसका इंपैक्ट क्या होगा, और यकीनन जो पीटीआई के इस वक्त लवर्स, फॉलोअर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स हैं, उनके तासुरात क्या हैं, ये भी आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्होंने भी आज जलसा किया, बड़ा खिताब किया उन्होंने, और जो बातें उन्होंने की, वैसे तो वो कहते हैं कि हम पुरानी बातें भूल जाते हैं, इंतकामी सियासत नहीं करते हैं, लेकिन फिर बातें सुनने के बाद ऐसे लगता है कि आग अंदर अभी भी जल रही है और इंतकाम लेना वो चाहते हैं, चाहे वो वेंडेटा हो, वेंजेंस हो, रिवेंज हो, जो उसे कहना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आज याद दिलाया कि वालिद के जनाजे को कांधा नहीं दे सका, वालिदा को लहद में उतार नहीं सका, सब कुछ मैंने खुद बर्दाश्त किया है, और अब वक्त आ गया है कि कौम को मैं वो तरक्की दूं जिसके वो लायक हैं। अब ये भी उन्होंने कहा कि मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया इस सारी सूरत हाल के बावजूद। अगेन अ ह्यूज पॉइंट जो नवाज शरीफ साहब ने उठाया। और साथ साथ अगर बात करें अदालतों की, तो आज सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों की हिरासती से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे, आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसला ये है कि कोई भी अपना काम करने को तैयार नहीं, कहते हैं हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है। अब सोचिए कि एक मुल्क का ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पूछ रहा है कि वो कौन पुरस्कार है जो ये मुल्क चला रहा है, जिसको जानते सब हैं, नाम लेते हुए डरते सब हैं। खैर, ये भी कहा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कि सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, कोई अखाड़ा नहीं, पार्लियामान नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी पर एतराज़ है। डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया, बनना चाहिए। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह के हैशटैग, ट्रेंड्स और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, सोचने की जरूरत है कि क्या ये हमारे मुल्क के मफाद में है या नहीं। मेरे साथ एक कमाल पैनल मौजूद है, विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारुफ करवाता चलूं आपके साथ। कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है मलिक जरताज अवान साहब ने, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मलिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच। साथ साथ एएनपी के मैं कहूंगा बड़े सीनियर सियासतदान पाकिस्तान के, हमेशा में रोज टेलीविजन पर नजर आते थे, लेकिन काफी वक्त के बाद वो मेरे आज शो पर आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। शाही सैयद साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके कीमती वक्त के लिए। एमक्यूएम से शबीर कायम खानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साथ साथ JUIF से सेनेटर बैरिस्टर कामरान मुंजा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। गुफ्तगू का आगाज होगा इस ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। यकीनन आज का मौजू हम यही डिस्कस करना चाह रहे हैं पहले अपने पैनल से, बिफोर आई कम टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्योंकि कल हमने देखा था मच के ऊपर जो हमला हुआ है जेल के ऊपर, वो भी बहुत बड़ा एक सवाल है। साथ साथ सिब्बी में आज धमाका हुआ है, जिसे बताया जा रहा है कि 3 से 4 अफराद हैं जो जहाँ बहक हो चुके हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बिफोर आई कम टू लॉ एंड ऑर्डर, पहले बात कर ली जाती है जो आज फैसला आया है साइफर केस का। शाहिद सैयद साहब, जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने तो बड़े अफसोस और दुख और गम का इजहार किया कि एक साबिक वजीर आजम को ऐसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। एएनपी का इसके ऊपर क्या मौकिफ है, शाही सैयद का इसके ऊपर क्या मौकिफ है? सबसे पहले मैं आपका और देखने वाले और सुनने वाले को सलाम देता हूं। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये समझता हूं कि ये जो फैसले लेट हो जाए, देर से हो जाए, वो इतने कारआमद नहीं होते, ये बहुत जल्द होना चाहिए था।
जब ये सारी दुनिया और सबको पता चला कि ये जो कर रहा है ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रहे हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ डैमेज कर रहा है, जब पाकिस्तान इतनी बड़ी नुकसान में, ख़जाना खाली और माशी हालत ख़राब, और आप लोगों ने एक्शन लिया और अब भी जो एक्शन लिया उसमें डीले ट्रिक्स इस्तेमाल करते 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 आखिर ये दिन आया कि अदालत खुद खड़ा होकर के ओके भाई ये क्या हो रहा है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ वो होता है कि टाइम पे मिल जाए। ये बहुत अच्छा खुशआमद है, अच्छा फैसला है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा लें तो सबसे ज़्यादा जेल बादशाह खान ने काटा, 37 साल जेल काटा, 18 साल वली खान साहब ने जेल काटा। इस तरफ से स्पिनारोजी 6-7 साल जेल भी काटा और उनके नाखून में निकाले गए, लेकिन हम लोगों ने कभी स्टेट के खिलाफ ऐसी आवाज़ नहीं उठाई। आखिर ये वो कौन लोग हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि ये सीनियर नाबालिग है। जिस बंदे ने ये काम किया उम्र के लिहाज से तो वो सीनियर है, लेकिन काम के लिहाज से तो वो नाबालिग वाला काम था कि आप स्टेट के खिलाफ उठते हो। पाकिस्तान के 200 जगहों पे तुम अटैक आर्मी के निशाना बनाते हो और आप कोर कमांडर हाउस से और आईसीआई के हाउस से और दूसरे फौजी इंतजामात और शहदाओं के मतलब मुजस्सिमों पे जाके अटैक करते हो। तो आपके दिमाग में क्या है? आप क्या कोई स्टेट हो? आप कोई दुनिया हो? आप हो क्या? आप एक इंसान हो, हमारे तरह इंसान हो, आप एक खिलाड़ी हो, अच्छे सियासी नहीं हो। आपने जो फैसला किया इसका अंजाम आप जानते हो। ये अभी जो ये कर रहा था वो जमान पार्क में बैठा हुआ था, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। यार हमें अगर पुलिस वाला खाली थाने से इतला भी आ जाए तो हम खुद थाने चले जाते हैं। अगर आपको पुलिस बुला रहा है तो आपको शोर हंगामा और लोगों को सामने खड़ा करने की जरूरत क्या है? आप जाए, अपनी गिरफ्तारी दे रहे, आप जेल में जाए, आप खड़े हो जाए। अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो एक है कि क्यों उदास बैठे हो सर्दियों के शामों में, क्यों उदास बैठे हो सर्दियों के शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जो इसने काम किया था इसके लिए ये कम है, ये अभी भी रियायत हो रहा है। ठीक सर। अब शबीर कायम खानी साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं सर, MQM का क्या नजरिया है, क्या ये सजा सही हुई या नहीं? बिस्मिल्लाह। देखिए जी तला साहब, सजा तो बिल्कुल सही हुई है। जाहिर है एक अदालत ने एक सजा दी है और सब गवाहों को सुना है। आपको पता है कब से ये कार्रवाई चली थी, रात भर करके, और 25 गवाहों के बयान कलम बंद हुए हैं और जो साइफर केस का जो फैसला हुआ बिल्कुल दुरुस्त हुआ है ना। अब ये जाहिर है अगर पीटीआई वाले उनको तो ये पसंद नहीं आएगा, जाहिर है, लेकिन जमात इस्लामी को भी पसंद नहीं आया सर। नहीं, वो जाहिर है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है ना उनके साथ। बाकी अभी देखो शाही साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया और माशाल्लाह उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त भी शेर भी सुना दिया। इस तरह तो होता है ऐसे कामों में। तो खैर बहरहाल ये कोई ज्यादती नहीं हुई है, बल्कि ज्यादती इन लोगों ने की, पीटीआई वालों ने ज्यादती की कि 9 मई को जो वाकया इन्होंने जो किया है लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर, और जो इन्होंने हमला किया और तनसीबात पर, ये चीजें दुरुस्त थोड़ी हैं। अब इन्होंने तरबियत ऐसी कारकुनान की कर दी वहां पर। भाई सियासत करें ना, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप अच्छी सियासत करें, लेकिन ये कौन सा तरीका कि आपने आवाम को बिल्कुल आपने एक बेवकूफ बना के रखा। 3.5 साल आपको इख्तियार मिला और आपने पहले वादे बईद किए आवाम से कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यू टर्न पे आप यू टर्न लेते रहे। पहले कहने लगे कि हमारा पासपोर्ट इज्जत करवाएंगे, फिर कहने लगे कि हम IMF के जो कर्जा है वो हम उनके मुंह पे मारेंगे। यानी कौन सी ऐसी बात है जिस बात पे ये पूरा उतरे हों? तो ये जो इनके साथ होना था वो सही किया, बिल्कुल मैं तो समझता हूँ सही फैसला हुआ है। राइट सर, और ऐसे फैसले होने भी चाहिए। राइट सर। पीपल्स पार्टी जरताश अवान साहब, आपकी नज़र में वो समझती है कि सही फैसला हुआ है? देखिए, फैसला तो सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और पीपल्स पार्टी का ये स्टांस है सारी सियासी जमातों की तरह, जिस तरह हमारे चेयरमैन कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू कोर्ट ने एक केस सुना है और उसमें बयान कलमबंद हुए हैं, सबूत हैं, और ये तो इमरान खान साहब को खुद सोचना चाहिए, तो जो उन्होंने बोया आज वही काट रहे हैं वो। ये जो साइफ़र का पेपर वो हिला के बताते थे कि ये पेपर आया है, ये एक साइफ़र आया है और इनके एक एम्बेसडर ने इनको दिया है, आज वही चीज़ें सामने आ रही हैं, आज वो उससे डिनाई करते हैं। मलिक साहब वो कह रहे हैं कि पेपर संभालना तो प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता है, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी का काम होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग इट, नॉट हिम। सर, लेकिन पेपर एक मजमे के सामने हिलाना भी तो प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, हाथ में लेके लहराना भी तो प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स जो, अगर आप एक ओथ के अंडर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास पाकिस्तान के सारे राज हैं, सब चीज़ें हैं, आपको वो कैरी करनी है। अगर आप वो करने में फेल हुए तो मेरा ख्याल है कि ये कैजुअल अप्रोच है, कैजुअल आपकी हैंडलिंग थी, जिसके बाद आज ये नतीजा इनके सामने। अब आपने जो है आपकी आप NA 232 के कैंडिडेट थे, फिर आपने सीट एडजस्टमेंट की है। जमीयत उलमा पाकिस्तान के मौलाना उवैस शाह नूरानी साहब के हक़ में आपने भी
सब साइड पे हो गए, आप PMLN के कैंडिडेट भी साइड पे हो गए, JUI के भी कैंडिडेट साइड पे हो गए। एक नौजवान सियासतदान को जब टिकट मिलता है, क्योंकि आपने माशाल्लाह से मलिर कैंटोनमेंट के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में पहली बार पीपल्स पार्टी को फतह दिलवाई वहाँ से, जो कि लिए पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अचीवमेंट थी, और फिर आपको टिकट मिला और फिर आप सीट एडजस्टमेंट का शिकार हो गए। दिल टूटा या नहीं? नहीं, दिल नहीं टूटा। देखें, सबसे पहले तो मैं क़यादत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जितनी पाकिस्तान में पार्टीज़ हैं वो सारी यूथ की बात करती हैं। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे चूज़ किया, मेरी परफॉर्मेंस की बेस पे मुझे वहाँ से टिकट दिया, और पार्टी के फैसले होते हैं, पार्टी के फैसलों के आगे वर्कर की जो चीज़ें होती हैं वर्कर को मानने चाहिए वो, और हमने सर तस्लीम खम करके फैसला कबूल किया। सेनेटर तो नहीं बनेंगे आने वाले वक्त में आप? मैं तो पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, ये तो पार्टी की क़यादत फैसला करेगी कि क्या बना। राइट। शाहिद सैयद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, मैं गुफ्तगू को थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ले जाना चाहता हूँ। कराची के लॉ एंड ऑर्डर को पहले डिस्कस कर लेते हैं सर। नाजाबाद में हमने देखा फायरिंग हुई, एक शख्स जहाँ बहक हुआ, बहुत शोर मचा, सियासी बयानात दिए गए, एक दूसरे के साथ थुक्कम थुक्का गुत्थम गुत्था हुए। ANP ने कराची की पॉलिटिक्स में बहुत लड़ाई झगड़ा देखा है सर, और लोग डर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में तो कराची में वो हालात नहीं होंगे जो पहले हम देख चुके हैं। आपको सर क्या लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्पेशली कराची की अगर बात करें सिर्फ, आपकी नजर में सर क्या होगी इलेक्शन के दिन? सबसे पहले तो जो कल परसों जो भी वाक़या हुआ जिसमें एक बंदा जान बगुआ शहीद हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी किया इनके खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हम लोग मसलहतों के शिकार हो जाते हैं, हम इंसानी जानों पर भी मसलहतें करते हैं। इसी मसलहतों की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया, और सिर्फ कराची के नहीं, अब मैं पूरा पाकिस्तान की बात करूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात और माशी हालात दोनों अबतर है। इससे ज़्यादा ख़राब और क्या होगा कि कहीं पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, एतमाद इदारों पर ख़त्म हो रहा है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इलेक्शन में एक हफ्ता रह गया लेकिन अब भी लोगों का एतमाद नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हम लोग डिलीवर नहीं कर सके। बदकिस्मती से इस मुल्क को अगर सियासतदान भी आया तो उन्होंने भी कोई डिलीवर नहीं किया, और अगर आर्मी के डिक्टेटर भी आए तो डिक्टेटर भी कोई चीज़ डिलीवर नहीं किया। अवाम का एतमाद पे कोई भी पूरा नहीं उतरा। हम उससे वाक़यात के तशद्दुद के हमेशा पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। अगर कोई भी कराची में, बदकिस्मती ये कि हर बंदा बोलता है कि कराची में रहा है, कोई बोलता है कि भाई सिंध में रहा है, कोई दावे करते हैं, लेकिन कराची को ओन नहीं करता, कराची के हालात पे कोई रहम नहीं करता। कराची को स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है। कराची कंडरात बना हुआ है। कराची के माशी हालत, जो माशी हब था जो पूरा पाकिस्तान को कहलाता था, आज कराची के लोग भी ज़कात और खैरात के मुस्तहिक है, इसलिए कि यहाँ रोज़गार नहीं है। एजुकेशन की लेवल तबाह बर्बाद हुआ है, एजुकेशन तबाह बर्बाद है। करप्शन इस इंतहा तक पहुँची है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ हर काम का नाम सिस्टम रखा है, सारे काम सिस्टम पे होते हैं। यहाँ अगर जिसकी भी हुकूमत है, जिसका हुकूमत है वो भी बगैर रिश्वत के अपना काम नहीं करवा सकता। ये वो चीज़ें हैं जो हकीकत है, मगर बदकिस्मती ये है कि हम हकीकतों से आंखें छुपाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हम अपने मुल्क के साथ बुरा कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान की जड़ों को लोग खोखला कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है और उसके ऊपर एक अदालत फैसला दे रहे, और उस फैसले पे भी लोग बोलते हैं कि यार ये फैसला सही नहीं हुआ, तो मुझे उस बंदे के सोच पे और फिक्र भी अफसोस आता है कि अदालत ने जो फैसला किया, अगर साइफर का केस जुर्म नहीं था तो उनको सजा फिर क्यों हुई? ये तो आपके आईन और कानून में लिखा है कि जो मुल्क के एसेट होते हैं या जो मुल्क की चीज़ें होती है, वो उसको जो खुफिया चीज़ें होती है वो नहीं अनाउंस करना, जलसों में नहीं दिखाया जाता है। आप पाकिस्तान के 76 साल की तारीख में मुझे कोई ऐसा बंदा बता सकते हो? इस मुल्क में बच्चों को फांसी हो गई, बेनजीर शहीद हो गई, लेकिन कभी किसी ने अपने मुल्क के स्टेट के ऐसे एसेट या ऐसी चीज़ों को कभी मुंह से निकाला है? कभी नहीं निकाला। हमारी पार्टी पे हमेशा जुल्म हुआ, कतगन लग गया, पार्टी बैंड हो गई, सब कुछ हुआ। कभी किसी के मुंह से आपने सुना है कि कोई ऐसी बात करे, मुल्क और स्टेट के खिलाफ करे? तो ये तो वो चीज़ है कि हम अदालत की और कानून के मुताबिक अपने गठ जोड़ के रखे। चूंकि PTI से मुझे वोट मिल जाएगा, PTI की मुझे हमदर्दी मिल जाएगी, उसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये बड़ा गलत सजा हुआ। क्यों गलत हुआ? कानून में हुआ, आईन में हुआ, आपके कानून में लिखा है, आपके कानून की खिलाफ वर्जी हुई जिसपे 25 गवाह पेश हो गए, और आप बोलते हो कि यार अफसोस हो रहा है, मुझे तो खुशी हो रही है इस सजा पे। इससे पहले होना है, मुझे तो देर के ऊपर फिक्र है कि देर क्यों हुआ। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि मुल्क है तो हम है। राइट सर। कामरान मुर्जा साहब, आप अगर मुझे सुन सकते हैं सर, आपका लीगल ओपिनियन और आपका पॉलिटिकल ओपिनियन इमरान खान की सजा के ऊपर क्या है सर?
देखिए, लीगल और पॉलिटिकल ओपिनियन जो है मौलाना साहब ये कह चुके हैं कि जब से वो जेल में हैं तो हमारा अब उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है, तो हमने उनके केसों को फॉलो करना छोड़ दिया है। हम उसके बारे में कोई राय ना बनाते हैं और ना राय देते हैं। तो इस पे आज हमारा जो मेरा कम अज़ कम स्टांस रहा है वो यही है कि हम अपनी राय को जो है ना विदहोल्ड करते हैं। वैसे भी मैंने फाइल नहीं देखी हुई और मैं जेयूआई से चूंकि ताल्लुक रखता हूं, तो मेरा अगर कोई ओपिनियन होगा तो वो बायस होगा। तो राइट, जिन दोस्तों ने फाइल देखी है वो उसके ऊपर तबसरा करें तो मुनासिब है। ठीक सर। हमने ना फाइल देखी है ना अब इसके जजमेंट। ऊपर तबसरा कर दे सर। मच में हमला हमने देखा, कराची में हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिटोरिएट होते हुए देखा। इलेक्शन में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हर पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर है कि क्या अगर ऐसे ही हालात ख़राब होते रहे तो 8 फरवरी को क्या होगा सेनेटर साहब? मैं कल रात बहुत तकलीफ में था जब ये मच वाला मामला था, और जब मीडिया पे जब मामला आना शुरू हुआ तो उससे पहले चूंकि मेरा बलूचिस्तान से ताल्लुक है जी सर। तो मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए थे और मुझे पता चल गया था कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो मैं बहुत तकलीफ में रहा और लेट नाइट तक जो है ना मैं इसी को सुनता, और इसके बारे में मुझे फुटेजेस भी आते रहे। तो अभी सिबी में हुआ है एक यस। धमाका, और जो कराची है उससे ये बाजोड़ से पता नहीं शुरू हुआ था या उससे भी पहले शुरू हुआ था। तो ये खून जो है इस बेदर्दी से बह रहा है कि हम बहुत तकलीफ में हैं। इसको हम पहले भी कहते रहे कि इसको सिक्योरिटी के मामला को ठीक करिए। सिक्योरिटी के मामला में स्पेशली निशाना जो इस दफ़ा बन रहा है जेयूआई बन रही है, इससे पहले दूसरे दोस्त जो है उसका निशाना बनते रहे। मगर इस दफ़ा जेयूआई को ख़ास तौर पे पता नहीं इसका निशाना बनाया जा रहा है। तो समझ नहीं आ रही कि इसका इशू क्या है या जेयूआई से इशू क्या है। ये इलेक्शन में ये होना नहीं चाहिए। दुनिया भर में इलेक्शन होते हैं, दुनिया भर में जो है चुनाव होते हैं और जी। उस चुनाव का एक नतीजा आता है और उसको सारे एक्सेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ चुनाव से पहले से मामला जो है ख़राब होने शुरू हुए हैं, और अब जितना जितना चुनाव नज़दीक आ रहा है उतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ठीक सर। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक रहम इंसानों पे करे, रहम आमीन करे और मुल्क आमीन पे रहम करे। आमीन। वेलकम कहूँगा। मेरे पैनल में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट है सना मिर्ज़ा साहिबा। सना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एन शबीर कैम खानी साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा। लेकिन सना, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं पहले ये सवाल मलिक ज़रताश अवान की तरफ रख देता हूँ। मलिक साहब, आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची के सियासतदान हैं, नौजवान हैं। जो नाज़ाबाद में हमने देखा, जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कि अंधी गोली कहीं से भी आकर किसी को भी किसी भी वक्त लग सकती है, जान ले सकती है, कोई भी महफूज नहीं है। क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस एक पुरअमन फ़ज़ा में हो पाएंगे? इलेक्शन पुरअमन फ़ज़ा में हो सकते हैं और हो भी जाएंगे, अगर सिर्फ टॉलरेंस की ज़रूरत है फ्रॉम बोथ द एंड्स। एमक्यूएम कहती है कि सेंट्रल हमारा वोट बैंक है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे वोट बैंक पे काबज़ होने आ रही है। क्या ये गलत बात है कि अगर हमारी पार्टी का वहाँ पर वोट बैंक नहीं है और हम वहाँ पर लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं और लोग हमारी तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो वहाँ पर झगड़ा किया जाए, वहाँ पर झंडे लगाने पर झगड़ा किया जाए, उसके बाद गाड़ियाँ चला दी जाएँ? ये चीज़ें एमक्यूएम को स्पेस रखनी चाहिए और एमक्यूएम को इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि एमक्यूएम के अंदर जो लोग हैं, मैं नहीं कहता कि सारी एमक्यूएम की गलती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती दोनों साइड्स की होती है, लेकिन सिंस एमक्यूएम ये क्लेम करती है कि सेंट्रल एमक्यूएम का कंट्रोल्ड एरिया है, तो एमक्यूएम को वहाँ पर इस चीज़ को असर्टन करना चाहिए और एमक्यूएम को उन लोगों को असर्टन करना चाहिए कि जो लोग इस सारे लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वहाँ पर अपना काम कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वहाँ पर अपने लोगों के तरफ डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रही है, लेकिन एमक्यूएम को ये बात हजम नहीं हो रही। ओके, यानी पीपल्स पार्टी की कामयाब इंतखाबी मुहिम एमक्यूएम के लिए परेशानी का बायस बन एमक्यूएम के रही लिए है। परेशानी का बायस बन रही है, तभी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। ठीक, सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पहले मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो 10-10 साल की सज़ा हुई है साइफर केस के अंदर, आपकी नज़र में ये सियासी इंतकाम कहेंगे या कुछ और? बहुत शुक्रिया तलहा आपका, और पहले तो बहुत माजरत कि मैं आपके शो नो में थोड़ा सा इश्यूज। देर से ज्वाइन कर सकी क्योंकि कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे मेरी तरफ से। अच्छा देखिए, अगर तो आप इस फैसले की पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे तो मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ही है, उसके बाद हम लीगल एस्पेक्ट पे आते हैं। ठीक, पॉलिटिकली मेरा ख्याल है सबको पता था कि पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं उनकी मुस्तकबिल के हवाले से क्या डिसाइड हो रहा है, और अगर 2018 में उनके हवाले से या उनको
को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग नून के ऊपर छुरी चलाई गई थी, तो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके आ रही है तो उनको भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो केस था इटसेल्फ, उसका जिस तरह स्पीडी ट्रायल हो रहा था, उससे ये बात भी इस्लामाबाद में जेर गर्दिश थी कि 6 फरवरी से पहले इन एनी केस से डिसीजन आना है। लेकिन इसमें एक और एलिमेंट ये है कि पॉलिटिकली शायद हो सकता है इससे सिंपैथी जो पीटीआई के वोटर की है, या वो एक ऐसा वोटर जो कि अमूमन इलेक्शन के टाइम डिसाइड करता है, एक खास हिस्सा, एक खास परसेंटेज हमेशा वोटर्स का होता है जिन्होंने उस वक्त तक प्रिडिक्ट नहीं किया होता कि उन्होंने किसके साथ जाना है। किसी इलेक्शन में वो किसी पार्टी को देते हैं, किसी इलेक्शन में वो किसी पार्टी को देते हैं। तो आई थिंक वो जो सेंटर का वोटर है उसकी तरफ से एक चीज जरूर एलिमेंट हो सकती है कि शायद उनको अब लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं, बानी कायद, उनके साथ ज्यादती की गई है। तो आई थिंक इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, या अगर तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको इस एलिमेंट को उजागर करना पड़ेगा अगर उन्हें उस वोटर को कैप्चर करना है कि वो पीटीआई के बकेट में ना जाए, कि ये सजा जुडिशली और लीगल एस्पेक्ट्स के क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है। और साइफर के हवाले से खान साहब के पास या उनकी टीम के पास कोई स्टेटमेंट नहीं था। अब अगर मैं इसके लीगल एस्पेक्ट पे आऊं, तो लीगल एस्पेक्ट के हवाले से अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई है। आज उनसे बड़ा क्लियर सवाल किया गया था कि जी साइफर कहाँ है, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो वो काफी अर्से से दे रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता, मेरे ऑफिस से खो गया। तो इवेंचुअली जज साहब की तरफ से डिसीजन आया कि फिर मैं आपको सजा सुनाता हूँ। तो आई थिंक ये अभी इसमें आना बाकी है कि ना हाई कोर्ट्स में, ना सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी और दीगर प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी नहीं गई है। तो ये पिंग पोंग का जो गेम है ये अभी कुछ महीने और चलेगा। लेकिन ये एक क्लियर मैसेज जरूर आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनको माइनस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसमें से बल्ले का निशान भी माइनस करके, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बची कुची जो है वो इलेक्शन के मैदान में उतर रही है। और उसके जो उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल स्कैटर्ड हैं। वो इस तरीके से मैदान में उतर रहे हैं कि किसी भी अच्छी ऑफर के ऊपर वो हाईजैक भी हो सकते हैं, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के हवाले से वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट कर सकते हैं। ये हमें वाज़ेह समझना भी पड़ेगा कि हमारे पास जब कैंडिडेट जीत जाता है तो 2 से 3 दिन का टाइम होता है जिसमें उसको किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन शो करनी पड़ती है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पॉइंट पर या उस नुक्ते पर वापस इकट्ठी हो सकेगी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद कि वो पीटीआई में जाएं, या फिर उनको भारत में मजबूरी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी? तो आई थिंक बहुत से प्रोज एंड कॉन्स बाकी हैं इसमें जो क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये क्लियर जरूर कर दिया गया है कि जो बानी चेयरमैन है वो इस वक्त हमें सियासी मैदान से आउट नजर आते हैं। राइट, एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जल्दी से ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे। डिस्कशन मुझे करनी है सोशल मीडिया के ऊपर। तमाम तर ताकत और हल्के जो इदारे हैं पाकिस्तान के वो यही कह रहे हैं सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका है। तफसील ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। खवातीन और हज़रात, आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स इंतहाई अहमियत के हामिल है, बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, गौर से सुनिएगा। केस था सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों की हिरासगी से मुतालिक, समाअत हुई। समाअत में ऑनरेबल चीफ जस्टिस कहते हैं कि मसला यह है कि कोई भी अपना काम करने को तैयार नहीं। वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क को चला रहा है? ये मैं भी सोचता हूँ हमेशा। सच तो हर तरफ से ही गायब हो चुका है, सच की कहीं जगह हमें नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट इदारा है, कोई अखाड़ा नहीं, पार्लियामान नहीं। डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। ये जो डिजिटल मीडिया है ना, इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, खासतौर पे नौजवानों की ज़हनसाजी के लिए। बहुत सारे हैशटैग्स, रोजाना ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, कुछ सियासी एजेंडाज हासिल करने के लिए, कुछ कौमी एजेंडाज, टारगेट्स को अचीव करने के लिए। लेकिन इस सोशल मीडिया को लगाम कौन डालेगा? क्योंकि मेरे साथ पैनल में एक नौजवान सियासतदान भी हैं, तो उनसे शुरू करना चाहता हूं। आपकी नज़र में काशा मलिक साहब, सोशल मीडिया हमने उसका सही इस्तेमाल किया है एज ए पॉलिटिशियन? आपकी नज़र में एज अ पॉलिटिशियन मेरी पार्टी ने तो बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है। पीटीआई बड़ी स्ट्रांग है सोशल मीडिया, तो इसीलिए तो जिस पार्टी ने गलत इस्तेमाल किया है आज वो भुगत रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड्स उठा के देख लें प्रीवियसली पिछले 4-5 सालों के, तो आप देख लें कि सोशल मीडिया का सबसे गलत इस्तेमाल पैसे देके ट्रेंड्स बन जाता है। आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए दें, मैं अभी आपको आपके नाम का ट्रेंड बनवा। तो टॉप ट्रेंड तो इसलिए तो पीटीआई का बन रहा है, मतलब पैसे देके बना रहे हैं। ऑब्वियसली हर कोई यूज कर रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कही कि गलाजत की बात हो रही है, लोगों की इज्जत महफूज नहीं है, झूठ ही झूठ सब कुछ। अगर उसमें आप देखें तो उसमें टॉप ट्रेंड पे पीटीआई मिलेगी आपको, क्योंकि पीटीआई के ही जैले हैं, जो पीटीआई के ही फॉलोअर्स हैं, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, वो किसी की इज्जत तो वहाँ महफूज नहीं है। आज अगर कोई पीटीआई के खिलाफ बात करते तो रात को आप देखें उसके साथ होता क्या। पीटीआई चलाती है नून लीग के खिलाफ ट्रेंड, नून लीग चलाती है पीटीआई के खिलाफ ट्रेंड, पीपल्स पार्टी चलाती है अपने लिए ट्रेंड,
MQM चलाती है शायद किसी और के ऊपर। तो ये जो इस वक्त सियासत हो रही है ना सोशल मीडिया पे, ये मुल्क को बहुत महंगी पड़ेगी। सर पीटीआई सिर्फ नून लीग के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं चलाती ना, इदारों के खिलाफ भी। पीटीआई इदारों के खिलाफ भी चलाती है, जिसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पीटीआई वो काम करती है जो दुश्मन सोचता है और पीटीआई कर गुजरती है। तो पीटीआई आप कह रहे हैं दुश्मन है? पीटीआई दुश्मन कुव्वतों के हाथ में जा चुकी है ना इस टाइम। तो मुल्क लोगों को दुश्मन है सोचना फिर चाहिए, PTI। पीटीआई के वोटर्स को सोचना चाहिए कि हु इज राइट फॉर देम। पीटीआई की जो पॉलिसीज तो ये हैं, जो नौजवान यूथ है पीटीआई के पास, आपको लगता है वो ब्रेन वॉश हुई है? ब्रेन वॉश हुई भी है तो, और मेरा ख्याल है कि वो बेरारवी का शिकार है। नौजवान यूथ को तो आना चाहिए पीपल्स पार्टी की तरफ, क्योंकि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो इस टाइम है सबसे यंग लीडर है पाकिस्तान में, और जो यूथ के मसाइल को वो समझता है। मेरा ख्याल है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ज्यादा तो यूथ के मसाइल को कोई नहीं समझ आपसे सकता। ज्यादा एक नौजवान मेहमान भी है मेरे पैनल पे, शाही सैयद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाही सैयद साहब, आप भी नौजवानों को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। आप मुझे बताइए सर, ये जो सोशल मीडिया पे हो रहा है इस वक्त, इसका असर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा सियासत पे, सोसाइटी पे, मईशत पे? भाईजान मैं जवान तो हो सकता हूँ, नौजवान नहीं हूँ। मैं सियासत थोड़ा बहुत जानता हूँ। माशाल्लाह। बदकिस्मती से सियासत से शाइस्तगी खत्म हो गई। शाइस्तगी नहीं है, जिस रिस्पेक्ट और इज्जत के लिए ये मकाम था, जिस सियासत में बादशाहान, वली खान, शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर और इस किस्म के लोग उठते थे, आज वो लोग नहीं हैं। और आज जो लोग आ गए, मुराद सईद, फिरदौस अशरफ ईमान और फवाद चौधरी जैसे लोग आ गए। अब मैं समझता हूँ कि मुझे तो इंटरव्यू बहुत कम, मैंने देता नहीं हूँ। तो 2018 के बाद आपने देखा जब से पीटीआई वजूद में आई है और मैंने उसका तूफानी बदतमीजी देखा तो मैंने किनारा कशी किया था। ये तो इलेक्शन की वजह से, आपके किसी दोस्त में रबान की वजह से कि जो मैं आपके आपने सर मीडिया से किनारा कशी, शाही सैयद साहब मैंने शायद गलत सुना, मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। आपने मीडिया से किनारा कशी पीटीआई के गंदो गलाजत की वजह से किया? इसमें 100% कोई हल्फिया बयान देता हूं कि उनकी गिलाजत की वजह से जो सियासत से शाइस्तगी और रिस्पेक्ट खत्म हुआ, मैंने इसी वजह से किनारा कशी की। अदरवाइज मुझे आप जैसे लोगों के साथ बैठ करके अगर मैं अपनी राय दूं तो ये अच्छी बात है। जिस तरीके से आज बातें हो रही है मैं सुन रहा हूं, कोई बोलता कि हमारी पार्टी पॉलिसी ये नहीं है, हमारी पार्टी पॉलिसी वो नहीं है, ये मेरा बयान। भाई जो सजा अदालत से हो जाए, उस जज, क्या वो जज जो बैठा हुआ है वो ऐसे बैठा हुआ है, उसे जो सजा दी तो उसने कानून और आईन को देख के सजा दे देना। या कोई जंगल का कानून तो नहीं है, ये किसी वडेरे ने किसी को घर में बंद नहीं किया कि अपने घर में जेल बना के किया कर दिया। ये अदालत था, वकील वकला हजरात आए थे, कानून की किताबें आई थी, गवाह पेश हुए, गवाहों ने गवाही दी। और सैफर और ये गुम होना, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं था, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा काम नहीं किया है। उसके बावजूद भी अगर पार्टियां इसलिए यानी बोगजिमाविया में, खुबियाली में नहीं, बोगजिमाविया में ये बोलते कि नहीं हमारी पॉलिसी नहीं, मैं नहीं बताना चाहता हूं, तो आप कौन बताएगा? हमें तो सच बताना है ना कि अदालतों के फैसले क्या गलत होते हैं। अगर हम कल ये अदालत जब फैसला करता था तो फिर तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपके फेवर में नहीं है तो आप उसको भी बोलते हो। जो आईन और कानून के एहतराम नहीं करता वो मुल्क का क्या एहतराम करेगा? मुल्क चलता है आईन पे, और आईन और कानून चलते इदारों पे। हमें सारे सच और झूठ में फर्क कैसे करें शाही सैयद साहब? सच तो है ही नहीं, हर जगह झूठ है, फिर कैसे लोग समझे सच क्या झूठ क्या? अभी इसके लिए तो जाहिर बात है, जिस तरह से साइंसदान लगे हुए, कंप्यूटर बना रहे, लैपटॉप बना रहे, मीडिया पे सारे हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर हम उधर रिजू हो जाए कि भाई आप सोशल मीडिया तो आज़ाद कर दिया और सोशल मीडिया, लेकिन उसका लिए एक ऐसा लॉक भी लगाए कि आदमी झूठ बोले, उसका जुबान फंस जाए और उसका नाक टेढ़ा हो जाए या उसका मुंह शक्ल टेढ़ा हो जाए, ताकि दुनिया अजाब से निकल जाए। हम तो अजाब में, यहाँ जब सच आता है तो झूठ ने गाँव को गाँव तबाह किया होता है। यहाँ तो झूठ बड़ा बोलना आसान है, और ऐसे मुंह पे सफेद झूठ बोलते हैं। और दुनिया में उस दो बंदों से डरो, एक उस बंदे से जो दरिया के पल्ले किनारे खड़ा होकर गालियां दे, और दूसरा उस शख्स से डरो जो मुंह पे सफेद झूठ बोले। यहाँ मुंह पे सफेद झूठ बोले जाते हैं और लोग सुनते हैं। यकीनन सर, मैं आपके मौक़िफ़ से बिल्कुल एग्री करता हूं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी नज़र में सोशल मीडिया इस वक्त हमारे लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है और कानून साजी क्यों नहीं हो सकी इसके ऊपर सर? देखिए, ये हर एक के हाथ में एक टीवी स्टेशन समझ लीजिए कि पकड़ा दिया गया है। जो मर्जी, जिसका जो मर्जी दिल करता है वो टेलीकास्ट कर देता है, और उस टेलीकास्ट करते हुए ना किसी की इज्जत का ख्याल करता है, ना अपनी इज्जत का वो ख्याल करता है। बंदर के हाथ में उस तरह समझ लीजिए। आप इसको अच्छे तरह से भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा आदमी किसी अच्छे आदमी के हाथ में आ जाए
और किसी ऐसे आदमी की तरफ से जो मेच्योर ना हो उसके पास चला जाए तो वो जो जिसके मर्जी जो है ना वो मुंह काला इस पे कर देता है। तो ये लोगों को एहतियात करनी चाहिए। इसको साइबर के हवाले से जो है ना वो काफ़ी जो है लेजिस्लेशन तो हो चुकी है, मगर शायद एक्सपर्टीज़ का अभी तक मामला है। हमें उस मामले में जो हमारे जो अदारे हैं वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है, और या एक्सपर्ट नहीं है या फिर वैसे ही जो है ना वो सुस्ती के मारे हुए हैं। नतीजा ये निकलता है कि जिसके खिलाफ आम लोग हैं, मगर इवन जो है ना वो जो लोग ओहदों पे बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी सच्चा झूठा जो दिल करता है वो जो है ना मवाद भर दिया जाता है सोशल मीडिया पे। उसके बाद जो है फिर उसका जवाब आता है और वो फिर इतना ज़्यादा फैल जाता है कि दुनिया भर में हमारी रसवाई होती है। यकीनन सेनेटर साहब। सना, अब ये सारा मुद्दा ऑफकोर्स ये गुफ्तगू चीफ जस्टिस साहब की ये रिमार्क्स आए सहाफ़ियों की हिरासती से मुतालिक केस की समाअत के दौरान। अब हम जानते हैं कि FIA ने उन लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू करने का सोचा जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उसमें काफ़ी सारे सहाफ़ी थे। अभी नोटिस इशू होने ही वाले थे कि वो सहाफ़ी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास पहुंच गए, क्योंकि वो पहुंचे हुए सहाफ़ी थे, कोर्ट एसोसिएशन के सीनियर सहाफ़ी थे, तो वो उनकी पहुंच वहाँ तक थी, तो उनकी समाअत भी हो गई, उनको इंसाफ भी मिल गया। मैं सोचने पर मजबूर हूँ कितने ऐसे लोग हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता है, जिनको मिलना चाहिए, क्योंकि इंसाफ कानून सबके लिए बराबर है। बट एट द सेम टाइम सना, आपके ओपिनियन में सोशल मीडिया और ये जो सहाफ़ियों की हिरासती से मुतालिक केस की समाअत आज हुई, इन दोनों इशूज़ के ऊपर प्लीज़ रोशनी डालिएगा। अच्छा, मैं क्विकली आपके सवाल के क्योंकि 2 हिस्से हैं, तो जी जी मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सहाफ़ी वहाँ चले गए और अपनी PR के तहत इन्होंने इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करवा दिया। मैं ये कहूँगी कि उन नाम नहाद सहाफ़ियों की थोड़ी-सी खिंचाई ज़रूर होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर भी और हमारे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी ऐसे बहुत से सहाफ़ी अब आ चुके हैं, जो या तो पैराशूट से उतरे हैं या उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, या जो इदारों से लाइन लेते हैं, या जो हुकूमतें या पॉलिटिकल पार्टी से लाइन लेते हैं, जो अपने-अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के फैसले पढ़े बिना उस पर कमेंट करते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं और मुख्तलिफ जजेस के बारे में बिलो द बेल्ट किस्म के रिमार्क्स देते हैं। आई थिंक उनके लिए ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर इसको मैं कनेक्ट करूं सोशल मीडिया के साथ, तो आई थिंक ये एक लॉ हमारे पास, एक SOP, एक लेवल, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन हमारे पास है ही नहीं। हमारे मुंह में जो आता है हम किसी के बारे में बात कर लेते हैं, हमें जिस पर तो तोहमत लगानी होती है हम लगा देते हैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में भी पाकिस्तान से बाहर निकल कर चले जाएं, वहां पर जब तक एक सहाफी के पास पूरा पलंदा डॉक्यूमेंट्स का नहीं होता, प्रूफ्स नहीं होते, उस वक्त तक वो स्टोरी वो फाइल नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि दूसरा बंदा उसके ऊपर केस कर देगा, सू कर देगा, उसको हट जाने का नोटिस आ जाएगा और उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो स्टोरी उसने फाइल की है करेक्ट। उसका उसके पास कितना मवाद मौजूद है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स आती हैं, हम उनकी बिना के ऊपर बैठ के तबसरे करते हैं, या फिर इधर उधर से छोटी मोटी खबरें लेके वो टोटे जोड़ के हम ये बात कर लेते हैं कि जी ये खबर आने वाली है। हर सहाफी जो है, तकरीबन हर सहाफी, वो 10 खबरों में से 8 खबरें स्वीपिंग स्टेटमेंट देता है, कोई 2 खबरें ऐसी होती हैं जो उसके पास जेन्युइन होती हैं। तो आई थिंक ये SOP खुद टेलीविजन चैनल्स को भी एड्रेस करना चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से भी ये SOPs होने चाहिए। आज मैं और आप अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करें और किसी पॉलिटिकल पार्टी पे हल्का सा भी क्रिटिसाइज करें, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो गालियों की एक पूरी लंबी फहरिस्त और एक पूरा थ्रेड होता है जो हम जैसे जर्नलिस्टों के खिलाफ नीचे लिखा हुआ होता है। लेकिन बात यह है कि हम खुलकर बात नहीं कर सकते। जब आप सोशल मीडिया पर बात नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कहां करेंगे? वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है और फिर लोग आपके बारे में जिस किस्म की बातें वहां ऐड ऑन करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में अगर 100 लोगों को लटका दें तो मेरा ख्याल है कि बाकी जो 25-26 करोड़ अवाम है वो खुद की खुद सुधर जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास ऐसी लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है, और अगर कोई इस हवाले से जाता भी है, किसी को हरजाना भी करता है, किसी को केस भी करता है, या अगर FIA के पास भी जाते हैं कि इसको आप साइबर क्राइम के हवाले से इस केस को देखें, तो वो इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है कि उनमें से बहुत से मेरे कोलीग जर्नलिस्ट हैं जिनके केसेस आज तक चल रहे हैं और वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। तो आई थिंक हमारे पास ऑथेंटिसिटी नहीं होती, और करेक्ट। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग बहुत सी चीजें ऐसी कोट कर देते हैं जो कि आपके बैकग्राउंड, आपकी हिस्ट्री, आपकी उससे वो राइट टैली नहीं सना, करती हैं। तो आई थिंक चाहे जर्नलिस्टों के प्लेटफॉर्म से हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट के पराये में भी हुआ, तो इस केस को कम से कम कुछ टाइम तक जरूर कंटिन्यू करना चाहिए था। यकीनन आपने लटकाने का जिक्र किया सना, तो मुझे याद आता है कि एक दौर था जब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को भी लटका दिया जाता था। आज हम किसी मर्डरर को, किसी रेपिस्ट को लटका नहीं सकते, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाएगी। अल्लाह हमें हिदायत दे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पैनल के सामने रखना चाहूँगा। आई विल स्टार्ट विद शाहिद सईद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। क्या आपको 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं शाहिद सईद साहब? पाकिस्तान की तारीख को अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है, लेकिन मुल्क की ज़रूरत है, इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए, और नहीं होगा
तो ये पुल इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी हुई। ऐसी कई नाइंसाफ़ियाँ हुई है। 2013 में जब इलेक्शन हुआ था तो वो हकीमुल्लाह मसूद ने करवाया था, फखरुद्दीन जी इब्राहिम को पता नहीं था, और जो था हमारे लोग धमाके हो रहे थे, और इलेक्शन वाले दिन हमारे 17 लोग शहीद हुए थे और 56 लोग जख्मी हुए थे। 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो RTS सिस्टम फेल हो गया था, वो भी आपने देखा था। लेकिन उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमतें फिर ऐसी होती है। जब तक हम फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इसका मतलब है कि हम मजबूत पाकिस्तान नहीं चाहते। मजबूत पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है मजबूत इदारों की। हमारा चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे हमारा जुडिशरी हो, चाहे हमारा इंतज़ामिया हो, मुकन्नना हो, जब जो भी हो, तो वो सब जो है अपने अपने इदारे मजबूत हो। ये कौन सा इंसाफ होता है कि एक बंदा 4 साल पहले नाअहल हो जाए, उसको सज़ा सुनाई जाए, मुल्क से निकाला जाए, उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म हो जाए, और 4 साल बाद 2 साल बाद वो सारे केस ख़त्म, क्लीन शाप हो जाए। यहाँ ऐसी पार्टियाँ बनी हुई है कि जब उसमें कोई बंदा जाता है तो क्लीन हो जाता है, और अगर उसमें रहता है तो फिर वो नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ें होती है ये गलत चीज़ है। इसको हमें अभी समझना चाहिए, सियासतदानों को भी और इदारों को भी समझना चाहिए कि चीज़ें बेहतर नहीं है मुल्क के लिए। ठीक सर। कामरान मुर्तज़ा साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? अल्लाह करे, ये तो गैब के इल्म वाली बात है, और गैब के इल्म जाहिर है हमारे बहुत सारे वकीलों के पास सर गैब का इल्म भी हो जाता है। हाँ, वो खास वकील होते हैं। आप भी बहुत खास है सर। मैं खास नहीं हूँ ना, खास होता तो आपको बता देता। ये अल्लाह करे कि इलेक्शन फेयर और फ्री हो, और उसके नतीजे में अमन आए। पीपल्स पार्टी क्या समझती है? राइट सर। मलिक साहब, आपकी नज़र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाले हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस टाइम पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिस तरह डिस्टेबलाइज हो, एक पॉलिटिकली एक डिस्टेबिलिटी आई हुई है। बहुत ज़रूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो इस टाइम मुल्क के हालात बने हुए हैं, जिस तरह भी बात हुई कि कोई बंदा नाअहल था और वो आया और एकदम अहल हो गया, सारे केसेस से बरी हो गया, तो लग रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड किसी एक पार्टी को दी जा रही है, बाकी सारी पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह नहीं दी जा रही। मैच फिक्स्ड है कह सकते हैं। सना, आपको लगता है मैच फिक्स्ड है? मेरा ख्याल है कि ये कहना ज्यादती होगी इलेक्शन के साथ, क्योंकि फिर इस तरह तो 2018 का भी फिक्स होगा, 2013 का भी फिक्स होगा। जिससे बात करें वो यही कहता है कि पाकिस्तान की तारीख में 70 की दहाई के अलावा कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं था जो नॉन फिक्स्ड हो, जिसको कहा जा सकता हो कि मुनसिफाना हो। कामरान मुर्तज़ा साहब मुझसे कहीं सीनियर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, शाहिद सईद साहब से पूछ सकते हैं। तो आई थिंक कि एक परसेप्शन ज़रूर मौजूद है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर हम कंपैरिजन करें इस वक्त के वोटर का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 50% वोटर आपका जो है वो यंग वोटर है, तो आई थिंक थोड़ा सा हमें इलेक्शन डे का वेट करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या वाकई वो यंग वोटर निकलता है। वो जो 20, 25, 50% के करीब आपको वोट पड़ना है, वो किस स्ट्रेंथ के साथ पड़ेगा, ये डिसाइड करेगा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या होते हैं। जी शाहिद सईद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से सर? हालात बदल जाएंगे इससे मुझे इनकार नहीं, हालात बदल जाएंगे इससे मुझे इनकार नहीं। उम्मीद तो है पर आसार नहीं। उम्मीद तो है पर आसार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सैयद साहब, बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब, हमारे साथ कराची स्टूडियो मलिक जरताश आवान साहब, थैंक यू सो वेरी मच। सना मिर्जा, थैंक यू सो वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। साइफर केस को तफसीलन लीगली डिस्कस करेंगे, क्योंकि यकीनन एक बहुत बड़ा केस है। 25 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। गुज़िश्ता रात देर तक ये केस चला डियाला जेल की खुसूसी अदालत में, और आज सज़ा सुना दी गई है 10-10 साल कैद की। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सज़ाए मौत होगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सिंपैथी वोट मिलेगा, PTI को फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं PTI ख़त्म हो गई है। लेकिन लीगली अगर इसकी थोड़ी सी बात की जाए तो हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है राजा खालिद महमूद साहब। राजा साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर टाइम। राजा खालिद महमूद साहब, मैं एक चीज़ सोचने पर मजबूर हुआ, क्योंकि आज जब इमरान खान की स्टेटमेंट सामने आई, अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ और मैं अपनी दराज के टेबल की दराज में कागज़ रख के जाता हूँ, और अगर अगले दिन वो गायब हो जाता है, तो मैं अपने स्टाफ से कहूँगा चेक करें। और आजकल तो हर ऑफिस में CCTV कैमराज होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कैसे नहीं होंगे, वहाँ तो 10 किस्म के हिडन कैमराज भी होंगे। और उन्होंने भी यही कहा इमरान खान ने कि मैंने फिर इंक्वायरी करवाई अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से, और फिर भी हमें वो नहीं मिला। तो ये बाजवा साहब ने जो है करवाया है ये काम, और ये साइफर गायब करवाया है। आप थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिए राजा खालिद साहब। अच्छा देखिए तला भाई, बात ये है कि केस ये नहीं था कि साइफर गुम हो गया, साइफर वहाँ से मिसप्लेस हो गया। केस ये है, केस को समझने की बात है कि साइफर का सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना, साइफर का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होना, साइफर का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना,
इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। अब बात ये है कि शायद उसे सॉरी सॉरी आप टू डिस्प्ले इंटरप्ट कर राजा सकते साहब, हैं। इसीलिए नवाज शरीफ साहब कह रहे थे आज कि मैं अपने वालिद को कांधा नहीं दे सका, अपनी वालिदा को लहद भी नहीं उतार सका, लेकिन फिर भी मैंने कोई कौमी राज अफशा नहीं किया, इसीलिए कह रहे थे शायद। जी जी, देखिए बिल्कुल सही। बात ये है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, इससे आप इस कौमी राज को या जो सिक्रेसी है, आप ओथ लेते हैं कि उसे आप यानी मुल्क की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे या कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जिससे मुल्क की सिक्योरिटी, उसकी सलामती खतरे में पड़ जाए, वो इन डेंजर हो। अब इस डॉक्यूमेंट को उन्होंने साइफर को एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर लहराया, पब्लिक मीटिंग में लहराया, उसके कंटेंट्स को शेयर किया, उसे डिस्प्ले किया, उसे डिस्क्लोज किया, ये ऑफेंस था। अब इस जुर्म की पादाश में जो सजा है वो 14 साल भी हो सकती थी, डेथ पेनल्टी भी हो सकती थी। मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने एक लीनियंट व्यू लिया और 10 साल उन्हें सजा दी। अब जहाँ तक बात है कि उनके ट्रायल के हवाले से, अक्टूबर में ये ट्रायल शुरू हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, क्योंकि जेल में ट्रायल होना था और एक जज को उस दिन सारा काम छोड़ के जेल जाना होता है, बाकी वो किसी केस को नहीं देख सकता। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो वो बाकी केसेस भी देख लेते हैं जब तक कि उसमें वकला आते या उसकी प्रोसीडिंग शुरू होती। अब वो 1 माह की डायरेक्शन दी गई, लेकिन 1 माह के अंदर कंक्लूड नहीं हो सका। बार बार छोटे छोटे ऑर्डर्स को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता रहा। पहले तो ये हुआ जी कि इन कैमरा प्रोसीडिंग को हम नहीं मानते, चलें जी आपको इजाज़त मिल गई कि साफियों को और बाकी जो उनके रिलेटिव्स हैं या पब्लिक के कुछ लोग अगर जाना चाहें जिन्हें पासिस वगैरह मिलेंगे तो जाके तो उस प्रोसीडिंग को वॉच कर सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रोसीडिंग थी, जो ट्रायल जिन गवाहों के बयानात हो चुके थे, उन सब को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें डी नोवो ट्रायल के लिए कहा गया कि असर नो ट्रायल करें। असर नो ट्रायल हुआ। पहले उन पे देखें जो इम्पोर्टेंट विटनेसेस थे, वो आजम खान साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हमने ये जब साइफर हमारे पास आया तो नेक्स्ट डे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मुतला किया, प्राइम मिनिस्टर के पास ये साइफर था और फिर साइफर वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बाद में एक वीडियो उसमें एडमिट कर रखा है अपने, जो उनकी एक वीडियो रिलीज हुई थी उसमें एडमिट कर रखा है कि जी ये गुम हो गया था। गुम होना ऑफेंस बनता है नहीं बनता ये बात की बात है, उसे अफशा करना, उसे पब्लिक में शेयर करना या उसके कंटेंट्स को डिस्कस करना, ये कौमी राज होते हैं। ये आप अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए कौमी राजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुल्क की सिक्योरिटी को आप उस पर स्टेक पे नहीं लगा सकते। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जैसे भी हैं, लेकिन एक लॉन्ग राइट स्टैंडिंग हिस्ट्री है। राइट तो आपने अमेरिका को कोशिश की कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो और बाद में ये हुआ कि उसी अमेरिका के अंदर आपने लॉबियस्ट खरीदे कि मेरे लिए वो लॉबी करेंगे। और पाकिस्तानियों में लॉबी नहीं करना मकसूद थी, पाकिस्तानियों में तो पाकिस्तानी लॉबी करते हैं। वहाँ की जो कांग्रेसमैन है, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है या मुक़्तदर हल्के हैं, उसमें लॉबिंग करने के लिए लॉबियस्ट खरीदे गए, वो अमेरिकन थे। और फिर ज़ल्म खलीलज़ाद की जो बेताबी थी, जो इस तरह की कैफियत थी, वो आपके सामने है कि किस तरह इनके हक में स्टेटमेंट देते रहे। राइट सर। और जो असद मजीद था, जो इम्पोर्टेंट एक बात में जी जी जो इम्पोर्टेंट विटनेस था असद मजीद साहब, जो वहाँ पे एम्बेसडर थे, और उनके लिए इमरान खान साहब ने कहा भी कि ये बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर है, ये बड़ा दयानतदार, बड़ा सच्चा ऑफिसर है। उसने अपने बयान में ये कहा कि साइफर जो था उसमें कोई धमकी आमेज बात नहीं थी, ना ही कोई साजिश थी। और इमरान खान साहब का सारे मौक़िफ़ को, ठीक, सारे स्टैंड्स को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।